Hello guys, welcome to all of you in PCS Warzone UPSC Prelims Paper 2025 Analysis. Today's UPSC Prelims Paper 2025 Analysis is the last volume for this series, as we have completed all the questions from in the previous series of this session. So today is the last volume of this session, from question number 101 to question number 150. So today's lecture is going to be very interesting. So all you have to do is to consistently and in a disciplined manner watch this session for better understanding of what the UKPSC Commission wants from candidates from prelims point of view perspective. ओके, तो ये लेक्चर हम आज फिनिश कर देंगे. तो जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में अब तक इसकी 3 वॉल्यूम्स आ चुकी हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 14, फिर 15 to 60, फिर 61 to 100 कवर किया है. तो आज इस लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 150 तक इसका कवर कर लेंगे, और आपको अब तक एक ओवरव्यू मिल ही चुका होगा कि किस टाइप से UKPSC अपने प्रीलिम्स पेपर में क्वेश्चंस पूछ रहा है. अब प्रीलिम्स ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 1 महीना रह गया है सितंबर का. आयोग किसी भी टाइम एडवर्टीज़मेंट जारी कर सकता है और फॉर्म भरवा लेगा. वो 2025 में भी उसने ऐसे ही किया था. बहुत ही कम नोटिस पे उसने 2025 के UKPSC प्रीलिम्स पेपर के फॉर्म भरवाए थे. और तो आप फॉर्म की टेंशन मत लीजिए, फॉर्म बहुत जल्दी एडवर्टीज़मेंट आ जाएगा. फॉर्म भरने के लिए आपका देखने को मिल जाएगा. आपका हार्डली 1 मंथ बचा है. इस 1 मंथ में अब हम आपको, जैसे कि 1/3 सिर्फ उत्तराखंड GK का आएगा. ये आपको क्वेश्चंस अब तक की हमने जितनी प्रीवियस वॉल्यूम्स में कराई हैं और आज के वॉल्यूम्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि उत्तराखंड GK में खासकर उत्तराखंड की ज्योग्राफी को लेके इस वाले सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तराखंड का वेटेज क्यों इतना ज़्यादा है, और इसको करना, इस पेपर की कट ऑफ को क्लियर करना उत्तराखंड GK के लिए कितना ज़रूरी है, UKPSC के लिए कितना ज़रूरी है. तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज का ये लास्ट सेशन कंप्लीट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ, 1 मिनट रुकिए बस. ओके, देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101. आया था ये जो हम जिस पेपर से आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सेक्शन ये सेट C था. ये ठीक है ना. तो ये सेट C था, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं. तो ये सेट C था. चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन मेन बाउंड्री थर्स्ट एंड मेन सेंट्रल थर्स्ट. उत्तराखंड UKPSC के अब तक PCS के जितने भी प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं 2012 से लगभग मुझे याद है. तो ये क्वेश्चन मेन बाउंड्री थ्रस्ट एंड मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इस टाइप का जो थ्रस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रेटर लेसर और हिमालयाज और शिवालिक को लेकर, तो ये इनका एक फेवरेट टॉपिक रहा है. ये क्वेश्चन हर साल आता है. इसे तो आप पक्का करके जाइएगा. इसका ये आप मान के चलिए कि आपको इसके नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो पक्का है. ठीक है ना. तो अब आप ये देखिए कि जो हिमालय का कौन सा पार्ट आपसे पूछा ना, कि जो मेन बाउंड्री थर्स्ट MBT और मेन सेंट्रल थर्स्ट MCT के बीच में है, तो ये आप कर लीजिएगा लेसर हिमालय जोन है वो. ठीक है ना. तो आपको ये एक के बाद एक हर साल या तो ये पूछ लेता है या इनसे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट पूछ लेता है. तो आपको ये याद होना चाहिए. ठीक है ना. कंसेप्ट MFT, MBT, MCT, STDS. ठीक है ना. इस टाइप से आपको याद होना चाहिए. तो MBT मेन बाउंड्री और MCT मेन सेंट्रल थर्स्ट के बीच में लेसर हिमालय आ गया आपका. और ठीक है ना, ये याद रखिएगा. तो
ये आप इस टाइप से याद रखिएगा, ठीक है ना। ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिसमें आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। मेन फॉल्ट आ रहा है, देखो फॉल्ट थ्रस्ट आ रहा है तो इसका मतलब कि ये ऊपर के वाले की बात हो रही है। बाउंड्री थ्रस्ट आ रहा है तो वो थोड़ा लेसर वाले, और सेंट्रल थ्रस्ट की बात आ रही है, ठीक है ना। अब जब सेंट्रल थ्रस्ट की बात आ रही है तो वो थोड़ा नीचे जाके हो गया, जो जैसे शिवालिक्स वगैरह में ये वाला एरिया हो गया, ठीक है ना। एमबीटी और एमसीटी के बीच में लेसर हिमालय आता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। एमएफटी में आपका ग्रेटर हिमालय आएगा, मेन फॉल्ट थ्रस्ट जो हो गया, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखिए। एनिमल हस्बेंड्री इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में एनिमल हस्बेंड्री को लेके आया था। क्वेश्चन था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनिमल हस्बेंड्री इन उत्तराखंड। एनिमल हस्बेंड्री इज अ सप्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट पढ़ने से पॉजिटिव लग रहा है कि ये एग्रीकल्चर का, और सबको पता है कि एग्रीकल्चर का एक सप्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है ना। ये इसमें ही आता है, इसी के अंदर इसका एक सबसेक्शन है। उसके बाद ये दूसरा है, शिप रियरिंग इन द माउंटेनियस एरियाज हैज बीन अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो जो शिप रियरिंग होती है माउंटेनियस एरियाज में यहाँ के, वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से अफेक्टेड हो रही है। देखिए इसका आंसर मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए, और मैंने भी वही रखा है, लेकिन इसका बहुत सोर्सेज में, एक्सटर्नल सोर्सेज से जब मैंने वेरीफाई किया तो इसका आंसर सिर्फ आपका सी दे रखा है, इन्होंने इसे नहीं माना है। तो लेकिन इस ऑप्शन आप इसे देखिए तो शिप रियरिंग बिल्कुल सही सी बात है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आपका हो रहा है, तो माउंटेनियस एरियाज में शिप रियरिंग इसमें भी अफेक्टेड हो रही है। तो ये तो एक सीधा सा ऑप्शन है, पॉजिटिव ऑप्शन है, इसमें कोई ऐसा वो लग नहीं रहा है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता, इसका आंसर ए ही होना चाहिए। बाकी मैंने ये आयोग की आंसर की से वेरीफाई नहीं किया है, क्योंकि ये शायद डिस्प्यूटेड था क्वेश्चन, तो वैसे आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन बहुत से सोर्सेज में इसका आंसर सी दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ये आपको उत्तराखंड की कुछ एयरपोर्ट्स दिए हुए हैं, और फिर इनमें आपको जो करेक्टली मैच नहीं उसे बताना है। तो देखिए जो आपका नैनी सैनी है वो आपका पिथौरागढ़ में ही है, चिन्यालीसोर आपको उत्तरकाशी में ही है, और पंतनगर आपको उधम सिंह नगर में है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो आपके राइट थे। इसमें नॉट करेक्टली मैंने दिखा था गोचर। गोचर जो है आपका रुद्रप्रयाग में नहीं है, ठीक है ना। गोचर आपका चमोली में है, ठीक है, चमोली में है। चलिए तो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 104 आया था, इसे देखिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लेकर यहाँ पे इसमें आपको बताना था कि जैसे आपकी अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नंदोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये आपको वो करनी थी, तो देखिए, और फिर ये आपको लोकेशन दी हुई थी। तो अस्कोट तो आपकी पिथौरागढ़ में हो गई, उसके बाद ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद बिनसर आपकी अल्मोड़ा में होगी, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी नैनीताल में हो गई, ठीक है ना। और नंदोर आपकी जो एक ऑप्शन बचा है, कौन सा बचा है आपका, नंदोर नैनीताल में होगी, और ठीक है ना। तो ये आपको ऑप्शन कर लेने थे। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी बहुत आता है उत्तराखंड के पीसीएस में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क से उन्हें लेकर। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 105 क्लाइमेट चेंज इन उत्तराखंड को लेके था। आपसे पूछा था कि उत्तराखंड इज़ हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। ये तो ऑप्शन पढ़ने से ही लग रहा है कि सही होगा। जैसे वो ऊपर वाला ऑप्शन किया था ना, क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग वाटर स्ट्रेस एंड डेप्लीटिंग बायोडाइवर्सिटी इन उत्तराखंड, ये भी पॉजिटिव था स्टेप। जैसे वो ऊपर वाला वो क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही लग रहा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए आप अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड क्लाइमेट गवर्नेंस। द स्टेट काउंसिल फॉर क्लाइमेट चेंज ऑफ उत्तराखंड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2011। अब जरा आप इसमें देखिएगा, इसमें बहुत ही कॉमन सेंस और एलिमिनेशन टेक्निक से आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे। द रिस्पॉन्स, अगर आपको मतलब इस वाले क्वेश्चन को अगर आपने उत्तराखंड के स्टेट काउंसिल फॉर क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं भी पढ़ा है, तो भी ऑप्शन इस टाइप से हैं कि आप आराम से इसका आंसर निकाल ले जाते हैं। देखिए जो स्टेट काउंसिल है उत्तराखंड की क्लाइमेट चेंज की, वो स्टैब्लिश हुई 2011 में, ठीक है। ठीक है, अभी आपको मान लीजिए नहीं पता है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इससे आपका आंसर पता चल जाएगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग उत्तराखंड एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज वॉज गिवन टू द स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब आप ये देखिए ज़रा,
स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो यहाँ का क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान प्रिपेयर करे। अब जाहिर सी बात है स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये हक थोड़ा ही दिया जाएगा। जब काउंसिल उसके लिए बनाई गई है 2011 में, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो ये आप यहीं से इस एलिमिनेशन टेक्निक के जरिए वो कर सकते थे कि ये कमीशन ने आपके साथ ट्रैप खेला है, ठीक है ना। ये तो एक सिंपल सा है। तो दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन अगर आपका ऑलमोस्ट रॉन्ग है तो ये इसकी काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ये स्टेटमेंट राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये उत्तराखंड की एग्रीकल्चरल लैंड को लेके था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड हैज द हाईएस्ट एग्रीकल्चरल लैंड। अगर आप इन ऑप्शंस में सॉरी ये थोड़ा सा टाइपिंग उसमें मिस्टेक हो गया। चलिए आपका इनमें से अगर इन ऑप्शंस में से अगर आप देखें, ठीक है ना, तो इन्होंने पूछा हाईएस्ट एग्रीकल्चरल लैंड किस डिस्ट्रिक्ट में है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आंसर है उधम सिंह नगर, लेकिन बहुत से जो उससे सोर्सेज से मैंने वेरीफाई किया है, कहीं कहीं पे इसका आंसर हरिद्वार भी दिया हुआ है, ठीक है ना, और जो सही भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि देखिए हाईएस्ट एग्रीकल्चरल लैंड आपका माउंटेनियस रीजन्स में तो होगा नहीं, ये थोड़ा आपके माउंटेनियस रीजन में है। लेकिन इन ऑप्शन में अगर आपका हरिद्वार देखें, हरिद्वार एक प्लेन रीजन आता है, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद आयोग ने इसका आंसर उधम सिंह नगर दे रखा है, लेकिन फिर भी आप इसे वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं दोनों आंसरों के साथ हूँ, ठीक है ना। वैसे मैं हरिद्वार के साथ हूँ, ठीक है ना, भले ही हमने आंसर उधम सिंह नगर दिया हुआ है, लेकिन नहीं, मैं हरिद्वार के साथ हूँ, क्योंकि हरिद्वार ये प्लेन एरिया में है और ये इन बाकी ऑप्शन के मुकाबले यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड की जो सीक्वेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। चलिए अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, ये असर्शन और रीज़न था फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी को लेके। उत्तराखंड इज रिच इन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, जाहिर सी बात है, ये तो एक पॉजिटिव ऑप्शन लग रहा है, ठीक है ना। टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट प्राइमरी डिटरमाइन द फॉरेस्ट एंड बायो, ये तो इस टाइप के आंसर को तो बिना आग वो करे राइट कर देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रिवर्स ऑफ उत्तराखंड को लेकर वेस्ट से ईस्ट में आपको लगानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन उत्तराखंड, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पश्चिम में अगर आप उत्तराखंड के बारे में आपने पढ़ा है तो ये बहुत आप अच्छी तरीके से कर लेते हो क्वेश्चन को। यमुना सबसे पहले हो गई, फिर भीलगंगा, जहाँ पे ऑप्शन यमुना है ना, अब उसे समझाते हैं कि ये यहाँ की वेस्टर्न रिवर है, ठीक है ना, फिर भीलगंगा, अलकनंदा और गौरी, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। उसके बाद आप देखिए उत्तराखंड के फिजियोग्राफिक रीजन्स को लेकर क्वेश्चन आया हुआ है कि करेक्ट ऑर्डर लगाना है साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो अब ये जाहिर सी बात है, साउथ में सबसे क्या आएगा, सबको पता है शिवालिक होगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि शिवालिक से पहले तराई, तो तराई और शिवालिक से भी नीचे होता है, तो तराई होगी या फिर शिवालिक होगी या फिर आपका लेसर हिमालय होगा, फिर आपका ग्रेट हिमालय होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद सेंसस, उत्तराखंड के सेंसस को लेकर क्वेश्चन आए हुए। सेंसस हम आपको बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे, PCS वॉर जोन चैनल के माध्यम से आपको सेंसस उत्तराखंड का बहुत अच्छी तरीके से कराया जाएगा और ये आपको करना भी है, ठीक है ना। सेंसस से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। विच ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है ना। तो आंसर दिया हुआ है अल्मोड़ा, डिसेंडिंग सबसे ज़्यादा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेक्स रेशियो बताना था आपको। तो अल्मोड़ा हो गया, फिर रुद्रप्रयाग हो गया, फिर टिहरी गढ़वाल हो गया, फिर हरिद्वार हो गया, ठीक है ना। तो ये अब आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। डोलोमाइट यहाँ, सोपस्टोन यहाँ, ग्रेफाइट यहाँ, सिलिका यहाँ। देखिए देहरादून में डोलोमाइट, डी से देहरादून, डी से डोलोमाइट, ये सही है। उसके बाद सोपस्टोन, चमोली और बागेश्वर, ये भी सही है। अब आप ग्रेफाइट देख लीजिए, हाँ ये अल्मोड़ा नैनीताल में मिलता है। उसके बाद जो सिलिका सैंड दी हुई है पौड़ी गढ़वाल, इन्होंने पूछा जो करेक्टली मैच नहीं है वो डी दे रखा है आंसर। ये भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, तो इसे लेकर भी लोग कोर्ट चले गए थे, जहाँ तक मैंने इसके बारे में एनालाइज किया है। तो वैसे आयोग ने इसका आंसर डी दिया हुआ था, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, आप इसे वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये दे रखा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, 113, 113, वनरावत कम्युनिटी। यहाँ की वनरावत कम्युनिटी को लेकर यहाँ पे ऑप्शन है कि जो वनरावत हैं वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं। दूसरा है वनरावत प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन अंटिल इट वाज बैंड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन राइट हैं। हाँ ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, लग तो पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ की कम्युनिटीज़ के बारे में बताना चाहिए। चलिए अगर आप ये ऑप्शन सही मान भी लेते तो तब भी आपको इस ऑप्शन का तो नहीं पता था ना,
कि वनरावस पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में वो रहते हैं, तो ये आपको इसके बाद इनकी कम्युनिटी यहाँ पे जो भोटिया और दूसरी कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है ना, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है ना। तो गोविंद नेशनल पार्क 1989 में, राजाजी नेशनल पार्क 1983 में, कॉर्बेट नेशनल पार्क 1996 में, गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में। इसका आंसर टाइप नहीं हुआ शायद, देखिए, लेकिन फिर भी आखिरी ऑप्शन के ज़रिए इसे 1996 बात है। ये सब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, नेशनल पार्क्स पढ़ते रहते हैं दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी, तो उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि सबसे पहला नेशनल पार्क 1936 था, ठीक है ना, और वो कौन सा था, कॉर्बेट नेशनल पार्क था, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया, आपको बताएं जो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे गोविंद नेशनल पार्क देख लीजिए एंड गंगोत्री नेशनल पार्क देख लीजिए और राजाजी नेशनल पार्क देख लीजिए। यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही है, राजाजी नेशनल पार्क, उसका गंगोत्री नेशनल पार्क भी सही है 1989। लेकिन जो आपका गोविंद नेशनल पार्क है ये आई थिंक 1990 है, ठीक है ना। तो ये जो गोविंद नेशनल पार्क है ये आपका 1990 में था, तो ये सही नहीं है। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, पंच अमृत टारगेट्स अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी इन ग्लासगो, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। तो ग्लासगो जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हुआ था, वहाँ पे पंच अमृत वो किया गया था, तो आपको बताना है। तो वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2021 में ग्लासगो में जो COP26 हुआ था, तो वहाँ पे पंच अमृत 5 नेक्टर एलिमेंट्स पीएम मोदी जी ने ये जो कि 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से 500 गीगावाट, 2030 तक रिन्यूएबल से 50% आएगा, ठीक है ना। और कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन, कार्बन इंटेंसिटी 45%, नेट जीरो 2070 में, ठीक है ना। तो ये आपका इस हिसाब से आपको करना था अगर करंट अफेयर्स, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके था, तो इसमें आपको करना था, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन को लेके था आर्टिकल 66 जो है, तो इसमें आपको करना था कि वहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए थे वो उसी हिसाब से करना था। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्रेसिडेंट में एमपीज़ और एमएलए दोनों होते हैं, यहाँ पे नॉमिनेटेड एमपीज़ नहीं होते, ठीक है ना। बस ये डिफरेंस होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में कि यहाँ नॉमिनेटेड एमपीज़ भी इंक्लूडेड होते हैं, प्रेसिडेंट में नहीं होते। यहाँ पे सिर्फ एमपीज़ और एमएलएज होते हैं, इलेक्टेड होते हैं बहुत और नॉमिनेटेड नहीं होते। इसमें नॉमिनेटेड भी होते हैं और हाँ इसमें सिर्फ एमपीज़ होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शन के हिसाब से एक का याद कर लीजिए तो दूसरा याद हो जाएगा, या इसको याद कर लीजिए हो जाएगा, चाहे इसको कर लीजिए ये हो जाएगा। नॉर्मली प्रेसिडेंट याद होता है तो याद है कि एमपीज़ और एमएलएज होते हैं, इसमें सिर्फ एमपीज़ रहा आपका, यहाँ पे नॉमिनेटेड नहीं होते, इसका मतलब यहाँ पे नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है ना। ये आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है पूरी, इसे आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने पूछा था कि इंडिया इन कन्वेंशन में से किसका पार्टी नहीं है। तो देखिए इंटरनेशनल व्हीलिंग कमीशन का नहीं था इंडिया, ठीक है ना। इंडिया साइट्स का मेंबर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन जो है, ठीक है ना, ILO का, उसका है। इंडिया व्हीलिंग कमीशन का मेंबर नहीं था, वही आपको वहाँ पे देना था, ठीक है ना। तो आपको जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इंडिया किसका मेंबर है, किसका सिग्नेटरी और किसे राइटिफाइड किया है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, किसे रिलेटेड है, सबको पता है। 122वां अमेंडमेंट बिल था, ठीक है ना। 122nd आपका अमेंडमेंट बिल था, अगर ये आ जाए बिल में, और अगर एक्ट में पूछे तो 101 हुआ था। तो ये आपका GST उससे रिलेटेड था 2016 में जो आया था, और ये काउंसिल 270 आर्टिकल 279 के तहत गठित की गई है। बाकी ये आपको दिया हुआ है कि EWS 103rd अमेंडमेंट से आए थे, एंटिटी एक्शन 52nd 1985 में आया था, और GST आपको, ठीक है। चलिए आपको अमेंडमेंट्स भी याद होने चाहिए, मेजर इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप देखिए कि ये पूछा था कि 21वां एशियान इंडिया समिट कहाँ हुआ था, ये लाओस में हुआ था, ठीक है ना, वियंटानी लाओस में। ये करंट अफेयर्स का से रिलेटेड था, तो 2024, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए था। उसके बाद देखिए कि राइट्स नॉट इंक्लूडेड आर्टिकल 19(1) है, ये बहुत ईजी भी था और इम्पोर्टेंट भी है। सबको पता है कि 19(1) में प्रोफेशनल प्रैक्टिस का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, पीसफुल असेंबली का है, लेकिन राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर्टिकल 19(1) के तहत नहीं आती है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज
किसकी रिकमेंडेशन, ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया था, तो ये आपको पता ही है, सरदार स्वर्ण सिंह जी की कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन थी, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 से आया था, सिलेक्शन कमेटी में पूछना था, वो एक ऑप्शन दिया होता, तो वहाँ आपको ये बताना था कि राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है सिलेक्शन कमेटी में नहीं होता, ठीक है, स्पीकर होता है लोकसभा का, लेकिन राज्यसभा का नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी आप ये देख लीजिए, पीएम होते हैं, स्पीकर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ठीक है ना, वो भी लोकसभा की होते हैं, और सीजीआई नॉमिनी होते हैं, एमिनेंट जूरिस्ट होता है, ठीक है। राज्यसभा का चेयरमैन उसका मेंबर नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। लोकसभा के दोनों होते हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और फिर पीएम हो गया, ओके, टोटल मिला के 5 होते हैं, और एमिनेंट जूरिस्ट सीजीआई नॉमिनी, ठीक है ना, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स रूल्स 1977। तो इसमें आंसर जो भी ऑप्शन था उसका 1 और 2 दोनों थे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। माइनॉरिटी अफेयर्स और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिविल राइट रूल्स की बात हो रही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 124, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है, राइट टू सर्विसेज एक्ट जिस स्टेट्स में पहले आए थे उस हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले आपका पंजाब में आया था, फिर असम में आया था, फिर गुजरात में आया था, और महाराष्ट्र में 2015 में आया था, ठीक है ना, इस टाइप से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है इंडिया के डिसआर्मामेंट पॉलिसी को लेकर। याद रखना, इंडिया इज पार्टी टू ऑल 5 CCW प्रोटोकॉल्स, ठीक है ना, जो आपके कन्वेंशन, वॉरफेयर कन्वेंशन से रिलेटेड प्रोटोकॉल हैं, इंडिया सभी 5 कन्वेंशन से पार्टी है, ठीक है ना, करेक्ट है, ये सही है। इंडिया डज नॉट सपोर्ट नेगोशिएशन ऑन FMCT, ये गलत था। तो इंडिया सपोर्ट करता है FMCT कॉन्फ्रेंस जो डिसआर्मामेंट से रिलेटेड है, उसे सपोर्ट करता है। और इंडिया इज पार्टी टू केमिकल वेपन कन्वेंशन, ये भी सही था। और इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू CTBT, ये भी सही था, ठीक है ना, वहाँ पे ऑप्शन था। तो जो ये CWC था ये राइट था, BTWC जो था आपका ये भी राइट था, CTBT ये रॉन्ग था। और मतलब ये इन दोनों को तो हमने रेटिफाई किया हुआ है, CTBT को हमने नहीं किया हुआ है। उसके बाद आपका एक NPT है, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसे भी हमने नहीं किया हुआ है। तो ये इस टाइप के आपको पता होनी चाहिए। तो ओवरऑल में हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड ने बहुत ही अच्छा पेपर बनाया है। बाकी वो अपने उत्तराखंड जीके का मेथड रखता ही है, 50 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के आएंगे ही आएंगे। वो तो देखिए स्टेट का अपना आधिपत्य होता है, वो करेगा ही करेगा ऐसा, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन को लेकर क्वेश्चन आया था, तो अच्छी एजुकेशन फॉर ऑल बिल्कुल सही है। अर्लियर प्रोविजन पार्ट 4 में भी है, RDPSP में भी है 45 आर्टिकल में। और बेगम फंडामेंटल राइट 91st अमेंडमेंट एक्ट के बाद, नहीं 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था, उससे हुआ था, ठीक है ना, 91st से नहीं हुआ था। उसके बाद देखिए नीति आयोग से क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ ऑप्शन दिया था कि प्रेसिडेंट उसके चेयरमैन होते हैं, सबको पता है प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं, प्रेसिडेंट नहीं। तो इस हिसाब से आपको अपना ऑप्शन देना था। और ये 1 जनवरी 2014 को नहीं, 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% फिक्स्ड की गई, वो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से आई थी, ये बिल्कुल सही था, ठीक है ना। और हाँ इसी अमेंडमेंट से एक ऑप्शन हो रहा था, एंटी डिफेक्शन रिफॉर्म्स को स्ट्रेंथन किया गया था। एक मिनट आई थिंक नो 91st अमेंडमेंट नहीं, वो तो हमने पीछे किया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट था, वो एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। हाँ उसे मजबूती दी गई थी, वो होगा इसमें, ठीक है ना। बाकी आया वो 50 एंटी डिफेक्शन जो मेन अगर पूछे तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये करंट अफेयर्स, सॉरी मोबाइल वैन कोर्ट रूम, ये एक स्टेटमेंट था उत्तराखंड में मोबाइल कोर्ट्स को लेके। ये इस टाइप के ऑप्शन एक दोनों ही राइट होंगे, ठीक है ना भाई। इस टाइप की मोबाइल कोर्ट रूम रिमोट एरियाज में जस्टिस को उनके डोर स्टेप तक पहुँचाने के लिए क्रिएट की गई होती है। उसके बाद है पार्लियामेंट में अपना ओपिनियन देने के लिए जो ऑफिशियल इनवाइट किया जाता है, वो होता है अटॉर्नी जनरल, किस काम के लिए होते हैं, आर्टिकल 88 के तहत, ठीक है ना। वहाँ पे जो ऑप्शन थे कैग था, CGI था, गवर्नर था, उनको इससे कोई लेन देना नहीं है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 31 के एशियन शेयर इंडिया के ग्लोबल, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है ट्रेड्स को लेके भी। तो ये इस टाइप से भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आने, ये भी आपको करने पड़ेंगे, जो हम आपको कराएंगे भी करंट अफेयर से रिलेटेड जब हम आपको सेशन कराएंगे। एशियन शेयर इंडिया के ग्लोबल ट्रेड में क्या रहा है, 11% वहाँ पे ऑप्शन था देना था, ठीक है ना। तो ये उस टाइम करंट अफेयर में रहा कि एशिया रिमेन रहा इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। उसके अगला क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 32 के तहत विलफुल नॉन कॉम्प्लायंस डिक्लेयर की गई है
कंटेम्प्ट किस केस में, तो वहाँ पे जो ऑप्शन थे वहाँ पे ये गोपी एक्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दिया गया है। तो इसका क्वेश्चन आई थिंक ये मुझे डिस्प्यूटेड लग रहा है, मैं क्लियर नहीं हूँ उस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने और कहीं पे कुछ दूसरा ऑप्शन भी देखे वहाँ पे, तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं अभी क्लियरली नहीं कह सकता कि यही ऑप्शन है, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन को क्लियर, जो क्वेश्चन हमने ऊपर भी डिस्कस किए जो डिस्प्यूटेड, और ये वाला क्वेश्चन भी, इसे आप थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहली एशियन मेयर कॉन्फ्रेंस उत्तराखंड में कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी, ठीक है, 2006 में। उसके बाद पंचायत रिकॉर्ड जो उत्तराखंड में रखे जाते हैं, जो पंचायत रिकॉर्ड रखती है उत्तराखंड में, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती, तो ऑप्शन वहाँ पे हेल्थ रजिस्टर था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन भी कंट्रोवर्शियल है, तो इस क्वेश्चन को भी मतलब आयोग ने क्या दिया था, या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुकाबले क्या आंसर था, ठीक है ना, या आयोग ने क्या इसका आंसर दिया था, तो इसलिए ये भी डिस्प्यूटेड है, इसे भी एक बार आप वो कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन, देखिए कि उत्तराखंड में पहला कौन था। देखिए, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन नित्यानंद स्वामी ने, नित्यानंद स्वामी यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर थे, पहले फाइनेंस कमीशन के होते तो गलत हो गया, ठीक है ना। पहले चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड थे, फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर उत्तराखंड एक ही धर थे, ठीक है ना। उसके बाद पहले एडवोकेट जनरल नंदा बल्लभ तिवारी नहीं थे, ठीक है ना, वो नैथानी जी थे। पहले चीफ मिनिस्टर इंदु कुमार पांडे थे, नहीं ये भी गलत दे रखा है, ठीक है ना। पहले नित्यानंद स्वामी आपको बताया, पहली जो वुमेन गवर्नर थी ये आपका राइट था मार्गरेट अल्वा थी उत्तराखंड की। उसके बाद देखिए 5 शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड आपको दिए हुए हैं, तो इसमें पूछा था कि वो कौन सी ईयर में आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड हुई थी, ठीक है ना। तो ये इंक्लूडेड हुई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर था 1967 का, उसमें ये इंक्लूडेड हुई थी, ठीक है, तो वो ईयर बताना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिया की नॉमिनल जीडीपी थी 2025 में IMF के हिसाब से वो कितनी रही होगी। ये वर्ल्ड समथिंग कुछ कोई रिपोर्ट थी इसकी IMF की, वो बताई थी। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी हुआ है, ठीक है ना। तो ये 4.187 ट्रिलियन रही है नॉमिनल जीडीपी 2025 में, ये ऑप्शन दिया हुआ है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, मैनेजमेंट एक्ट और रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना, उन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टेटमेंट पहला सही था कि फेमा 1 जून 2000 को इफेक्ट में आया, और जो दूसरा स्टेटमेंट था वो गलत था कि फेरा जो है ये एक्सटर्नल डेब्ट लिएबिलिटी के लिए मेनली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो फेमा और फेरा इनके बारे में भी आया हुआ है, तो इसे आप देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन कि एग्जीक्यूटिव ऑफ उत्तराखंड को लेके, तो वहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट थे, तो ठीक है ना। स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर आता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है ना। ये सब तो आपको पॉलिटी जिन्होंने पढ़ी उन्हें पता ही है। उसके बाद 140 देख लिया, उत्तराखंड ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेके, ये 2013 में आया था एग्जिस्टेंस में, और ग्रेटर, ठीक है ना, ये दोनों राइट थे। लेकिन ये भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, मतलब डिस्प्यूटेड नहीं है, आंसर तो इसका ये राइट है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका ये दिया हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट डेट कमीशन की 2001 है उत्तराखंड की ह्यूमन राइट कमीशन की, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में, ठीक है ना, स्टेट की वेबसाइट के हिसाब से 13 मई 2013 को आया था। तो ये आपको थोड़ा किस टाइप से स्टेटमेंट फ्रेम किया जा रहा है, किस टाइप से पूछा जा रहा है, उसे ध्यान में रख के अपने आंसर को टिक करना पड़ेगा। तो आपको दोनों डेट याद करनी पड़ेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को लेकर, यहाँ पे हरबंस कपूर दिया हुआ है। तो उत्तराखंड असेंबलीज जो पहले थे, इस टाइप से भी आपको पहले आखिरी, ठीक है ना, इस हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा। गोविंद सिंह गुजवाल पहले थे, ठीक है ना। हरबंस ग्रुप मल्टीपल टर्म स्पीकर रह चुके हैं, और प्रकाश पंत ये भी इंपॉर्टेंट असेंबली ऑफिस होल्डर थे वहाँ के, ठीक है। उसके बाद ये STG इंडिया इंडेक्स को लेके आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना था, यहाँ पे जो ऑप्शन बी था 1 और 2 वो दोनों राइट थे, ठीक है ना। तो STG इंडिया इंडेक्स 2023-24 का आया था, तो उसमें केरल और उत्तराखंड दोनों का स्कोर 79 था, ठीक है ना, नीति आयोग की तरफ से आया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये इंडेक्स और रिपोर्ट्स भी आते हैं, इंडेक्सेस वगैरह। उसके बाद देखिए इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व का कंपोजिशन, तो यहाँ पे ये आपको दिए थे, वहाँ पे ऑप्शन था उसे क्रोनोलॉजिकल लगाना था, तो वहाँ 2143 था। तो ये आपको पता ही है, ये आपका जो फॉरेन करेंसी आपका होता है वो सबसे पहले है, फिर आपको गोल्ड है, ठीक है ना, फिर आपका SDR है, फिर IMF का रिजर्व पोजीशन जो ट्रेंच में होती है, तो RBI
ने ये कंफर्म किया डाटा, तो ठीक है ना, आपको ये फिगर वाइज भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये टाइप से दिया हुआ है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जेल एंड पॉवर्टी लाइन। ये तो सबको पता है, दादा भाई नेहरू जी ने ही एस्टिमेट किया था उस टाइम पे, ठीक है ना, पॉवर्टी एस्टिमेट, ड्रेन ऑफ वेल्थ। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन आया हुआ है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को भी लेके। देख लिया ना आपने कि इंडाइसेस कितने आ रहे हैं, रिपोर्ट्स कितनी आ रही हैं। उड़ीसा इसका आंसर था, जो नीति आयोग का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स था इस ईयर का, तो उसमें उड़ीसा नंबर 1 था। ये बाद में ये था और स्कोर भी पूछा गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए क्रोनोलॉजी का आया था कि ये IRDP, RLGP, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये इस टाइप के ये क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल लगाने, तो आपको नहीं ये रहना चाहिए। तो ये इस टाइप से ऑप्शन आप देख लीजिए कि कौन सा कब आया था, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना कब की है, 93 की है। फिर उससे 2 साल पहले की है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, और सबसे IRDP ये सबसे फेमस सबसे पहला था, ठीक है। और जो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था वो 1995 का सबसे लास्ट। उसके बाद आपका ये है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखिए इंडाइसेस कितने आ रहे हैं, तो आप समझिए ना, अब आपको ये करने पड़ेंगे और ये हम आपको कराएंगे भी। तो इसमें पूछा गया था कौन सा इंडिकेटर नहीं है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन में। तो MPI के जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल उसके 3 है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्कूल एजुकेशन ऑफ ईयर्स हाँ होगा, क्योंकि वो एजुकेशन वाले इंडिकेटर के तहत ही आता है। उसके बाद ये कोप की लोकेशंस पूछी गई थी आपसे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट था, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। 27 सितंबर से इजिप्ट में हुआ था, दुबई में UAE में हुआ था आपका, 29 आपका बाकू में हुआ था अजरबैजान, और COP 30 आपका बेलिन ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखिए ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को लेके, जो क्लाइमेट उससे रिलेटेड है। तो ये इसमें एजेंसीज कौन कौन सी हैं वो आपको पता होना चाहिए। इंडिया का डोनर और रेसिपिएंट दोनों हैं, तो इसका ऑप्शन दिया, और ये 1990 में स्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए कि WTO की 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, ये अबू धाबी में हुई थी, ठीक है ना, UAE में। और ठीक है ना, फिर देखिए 11वीं कहाँ हुई थी, ब्यूनस एयर्स में अर्जेंटीना में हुई थी, 12वीं जिनेवा में, 13वीं अबू धाबी में, और 14वीं कैमरून में हुई थी, ठीक है ना। तो आपसे 13वीं पूछा था, वैसे 14वीं इस टाइप से आपका आंसर दिए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आज ही हमने ख़त्म कर लिया है, और ये आपका अब जैसे पूरा एनालिसिस उत्तराखंड प्रीलिम्स का 2025 के पेपर का हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि पेपर में क्या आता है। उत्तराखंड स्पेसिफिक नॉलेज तो बहुत डीप आपको करनी पड़ेगी, ये आपका 1/3 आएगा, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये हम आपको बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराने, उनके क्वेश्चन जैसे उत्तराखंड आयोग फ्रेम कर रहा है वो उस वे में कराएंगे, लेकिन हम सबसे पहले हमारा मेन जोर ये होगा कि हम आपको उत्तराखंड अच्छी तरीके से करवा दें, ठीक है ना। जिस टाइप से वो उत्तराखंड की क्वेश्चन पूछ रहा है, हर चीज़ से, कल्चर, उसकी ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप उत्तराखंड GK को सही से कर पाए तो आप ये पेपर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बाकी तो वो तो हम कराएंगे, और वो आप कर भी रहे होंगे। उसके बाद देखिए कि उत्तराखंड ने हर चीज़ को कैसे मेंटेन किया हुआ है, ठीक है ना। इंटरनेशनल इवेंट्स हों, करंट अफेयर्स की इंटरनेशनल इवेंट, नेशनल इवेंट्स हों, इंडेक्सेस हों, रिपोर्ट्स हों, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। पॉलिटी भी पूछी, हिस्ट्री भी। इकोनॉमिक्स का वेटेज थोड़ा कम ही रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा रहा है, मतलब क्वेश्चन फ्रेम करने का जो उनका तरीका रहा है वो सही रहा है, तो उस हिसाब से उसे करना है। अब बस हम आपसे, क्योंकि आपके पास हार्डली 1 मंथ रह गया है, तो क्योंकि अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में आयोग ने नोटिस निकाल के किया था कि वो एग्ज़ाम करा लेगा, तो अब हम आपको इस 1 महीने में पूरा उत्तराखंड की, सबसे पहले हमारा मेन जोर ये रहेगा कि हम आपको उत्तराखंड GK अच्छी तरीके से करा दें, ठीक है ना। बाकी आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन जिस तरीके से आयोग उत्तराखंड प्रीलिम्स में पूछ रहा है उसे कराएंगे, लेकिन मेन जोर हमारा ये रहेगा कि हम आपको उत्तराखंड GK अच्छी तरीके से करा दें इस 1 महीने में, जिससे कि आप अपने पेपर को निकाल ले जाएँ, उसकी कट ऑफ क्लियर कर ले जाएँ, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। अब हम आप ये मान के चलिए अगस्त ख़त्म होने से पहले, जैसे अभी आपका 21 अगस्त हो चुका है, और हम अब आपका बहुत जल्दी आपको स्टार्ट कराने वाले हैं उत्तराखंड प्रीलिम्स की तैयारी को लेके। हमारा इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम आपको सबसे पहले उत्तराखंड से रिलेटेड उसकी GK कराएंगे क्वेश्चंस के ज़रिए। और अब आपको बस करना इतना है कि आपको इसे टकटकी लगा के, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रह के पूरे लेक्चर्स को हमारे
देखना है, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पीसीएस वॉरज़ोन को ज्वाइन कर लीजिए। QR कोड भी दिए गए हैं, शुरू में ही दिए गए हैं लेक्चर के, और आखिर में भी आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, और हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे अनाउंस कर दी जाएंगी। तो चलिए, अब आप तैयार रहिएगा अगले उसके लिए कि हमारा फर्स्ट जो लेक्चर इस प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आएगा वो यही आएगा 2026 की तैयारी के लिए, कि आपको उत्तराखंड जीके से रिलेटेड आपको लेक्चर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा और प्रीवियस लेक्चर्स भी आपको पसंद आएगा। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो जाइए उसे वॉच कीजिए, आपको पूरे क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि उत्तराखंड कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए, आज का ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, गुड बाय।